आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने दुनिया के सबसे पुराने समाजों में से एक को उसकी जड़ों से हिलाकर रख दिया। चलिए आज उनकी इस असाधारण कहानी को समझते हैं। और ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, अंबेडकर के सामने चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो एक गहरी सामाजिक और दार्शनिक क्रांति की कहानी थी, जिसकी जड़ें हजारों साल की परंपरा में थीं। तो फिर इस सवाल का जवाब क्या था? इसका जवाब किसी हथियार में नहीं, बल्कि 3 बेहद शक्तिशाली विचारों में छिपा था। वो विचार थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इन्हीं 3 विचारों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। पर अंबेडकर के अंदर ये क्रांतिकारी जज्बा किसी किताब से नहीं, बल्कि उनके अपने तजुर्बों की आग से पैदा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि यह आग आखिर पैदा कहां से हुई। 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म महार जाति में हुआ, एक ऐसा समुदाय जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। सोचिए, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। उन्हें पानी के नल तक को छूने की इजाजत नहीं थी। और ये अपमान ये सिर्फ बचपन तक नहीं रहा, बल्कि एक काबिल सरकारी अफसर बनने के बाद भी उनका पीछा करता रहा। और सच तो ये है कि इन्हीं जख्मों ने उनके अंदर क्रांति की आग जलाई। अगर इस दर्द का अंदाजा लगाना है तो उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा पढ़नी चाहिए। उसमें ऐसे कई दिल दहला देने वाले किस्से हैं, और ये कोई मामूली किताब नहीं है। आज ये कोलंबिया जैसी जगह पर पढ़ाई जाती है ताकि दुनिया उस अमानवीय बर्ताव को समझ सके जिसका उन्होंने सामना किया था। लेकिन जरा सोचिए, इस जुल्म का जवाब उन्होंने नफरत से नहीं, बल्कि ज्ञान से दिया। वो भारत के बाहर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय बने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की बेहतरीन जगहों से डिग्रियां हासिल कीं। मतलब उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार चुना, और वो थी शिक्षा। और इसी ज्ञान को, इसी शिक्षा को उन्होंने अपना सबसे बड़ा औजार बनाया और अपने सबसे बड़े काम को अंजाम दिया, भारत का संविधान लिखना। और यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये भारत के लिए एक सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ कानून लिखने तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे नए भारत का नक्शा तैयार कर रहे थे जिसकी कल्पना करना भी उस वक्त बहुत मुश्किल था। देखिए, अंबेडकर के लिए संविधान सिर्फ नियमों की एक मोटी किताब नहीं थी। उन्होंने इसे गरिमा का शास्त्र कहा। मतलब एक ऐसा ग्रंथ जो हर नागरिक को उसकी इंसानियत का सम्मान वापस दिलाए, और सामाजिक क्रांति का साधन, यानी एक ऐसा औजार जिससे हजारों साल पुरानी असमानता की दीवारों को तोड़ा जा सके। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने संविधान में कुछ क्रांतिकारी प्रावधान डाले, जैसे आर्टिकल 17, जिसने छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और आर्टिकल 15, जिसने धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया। ये सिर्फ कानून में बदलाव नहीं थे, ये समाज की सोच पर एक सीधी और जोरदार चोट थी। लेकिन सवाल ये है कि अंबेडकर के इन सारे कामों के पीछे आखिर वो मूल सोच क्या थी? वो कौन सा दर्शन था जो उनके हर फैसले को रास्ता दिखा रहा था? इसका जवाब है 3 शब्दों में। उनकी पूरी सोच की बुनियाद 3 स्तंभों पर टिकी थी, जिन्हें वो लोकतंत्र की त्रिमूर्ति कहते थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्द उनके सपनों के भारत का आधार थे। अब देखिए, उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था। नहीं, असली स्वतंत्रता थी समाज के बनाए बंधनों से आज़ादी, ताकि हर इंसान बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी सके। इसी तरह समानता का मतलब सिर्फ सबको बराबर मौके देना नहीं था। अंबेडकर का लक्ष्य तो उस पूरी जाति व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकना था, जो इंसान का मूल्य उसके जन्म से तय करती थी। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां हर इंसान का मूल्य बराबर हो। और आखिर में बंधुत्व, जिसे उन्होंने क्या खूबसूरत शब्द दिया, लोकतंत्र का नैतिक सीमेंट। मतलब हम सब भारतीयों के बीच भाईचारे की एक ऐसी भावना जो हमें एक दूसरे के दुख दर्द से जोड़े और एक राष्ट्र के रूप में साथ रखे, क्योंकि इसके बिना स्वतंत्रता और समानता दोनों खोखली हैं। अंबेडकर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इन तीनों में से एक भी चीज अगर कम हुई तो लोकतंत्र ढह जाएगा।
सोचिए, अगर समानता के बिना आज़ादी मिली तो वो सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों का हथियार बन जाएगी, और अगर आज़ादी के बिना समानता लाने की कोशिश की गई तो वो तानाशाही बन जाएगी। संतुलन, संतुलन ही सब कुछ था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ एक जाति या एक समुदाय के लिए नहीं थी। उनकी नज़र में हर वो इंसान था जिसका शोषण हो रहा था, चाहे वो महिला हो या फिर एक मजदूर। उनकी एक बात आज भी कानों में गूंजती है, मैं किसी समुदाय की तरक्की इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये दिखाता है कि वो अपने समय से कितने ज्यादा आगे की सोच रखते थे। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए आवाज उठाई, संपत्ति में उनके हक की वकालत की और फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की जोरदार पैरवी की। वो मानते थे कि जब तक महिलाएं आजाद नहीं होंगी तब तक समाज अधूरा है। ये नंबर देखिए, 8। एक छोटा सा नंबर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आज भारत में एक स्टैंडर्ड वर्किंग डे 8 घंटे का होता है। ये उन्हीं की देन है। श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने ही काम के घंटे 14 से घटाकर 8 करवाए थे। इसका फायदा आज देश के करोड़ों मजदूरों को मिलता है। अंबेडकर एक ऐसी क्रांति शुरू कर गए थे जो वो जानते थे कि लंबी चलेगी। उनकी विरासत, उनके विचार आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका दिया नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हर पीढ़ी के लिए एक रास्ता है। ज्ञान हासिल करो, मिलकर आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन उन्होंने हम सबको एक बहुत गहरी चेतावनी भी दी थी कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक वोट का राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक हम एक व्यक्ति, एक मूल्य वाला सामाजिक लोकतंत्र हासिल नहीं कर लेते। मतलब, जब तक समाज में हर इंसान को बराबर सम्मान नहीं मिलता, तब तक कागज पर मिले अधिकार बेमानी हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अंबेडकर का सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर इंसान की कीमत और गरिमा बराबर हो। आज इतने सालों बाद हम उस सपने को हकीकत में बदलने के कितने करीब पहुंचे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।